अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाएगा बल्कि आपको लीगल इशूज़ से भी बचने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि बीइंग अ डॉक्टर आपको किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आनी चाहिए और किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपको डेली लाइफ में इनकाउंटर होती है। तो इसको हम 4-5 बेसिक टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस जो हमने डॉक्यूमेंट करना होता है एक पेशेंट की फ़ाइल पे या ओपीडी बेसिस पे। अगर आप पेशेंट देख रहे हैं या इमरजेंसी में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट करनी है विद साइन एंड स्टैम्प। उसके बाद डेली प्रोग्रेस नोट्स, ये भी इसी से मिलती जुलती एक चीज़ है और इस पे मैं एक अलग से भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो वो आपको लिंक मिल जाएगा एंड में। उसमें मैंने बताया कि डेली प्रोग्रेस नोट्स जो हैं वो किस तरह से सोप के फार्मूले पे जो है वो बनाए जाते हैं। उसके बाद कंसेंट फॉर एनी प्रोसीजर, अगर आप किसी पेशेंट का कोई प्रोसीजर करना चाहते हैं तो आप उससे कंसेंट लेंगे। और इसी तरह अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, जिसको हम आम अल्फाज में कॉल बोलते हैं, कॉल टू अदर डिपार्टमेंट, तो वो किस तरह से लिखी जाती है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। और उसके बाद अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, आई मीन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जैसे हिस्टोपैथोलॉजी है या कोई कल्चर है, तो उसको आपने किस तरह से डॉक्यूमेंट करना है। और इसी तरह अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल है तो उसकी कंडीशन किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट करनी है और उसकी फैमिली को आपने कैसे काउंसल करना है। और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होंगी तभी वो मानी जाएंगी कि आपने ऐसा किया था। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपने डॉक्यूमेंट नहीं की और प्रैक्टिकली आपने की भी है तो वो आपके लिए लीगली इशू बन सकता है। वो कैसे बन सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस एंड डीपीएन, ये बेसिकली वो डेली नोट्स हैं जो हम फाइल्स में, पेशेंट की फाइल्स में डॉक्यूमेंट करते हैं या कुछ सेटअप्स में जहाँ पे ऑनलाइन है तो वहाँ पे हम उनका जो रिकॉर्ड है उसमें अपडेट करते हैं डेली बेसिस पे, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स और एक्टिव इश्यूज़। फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन में हम वाइटल्स देखते हैं और सिस्टेमिक एग्जामिनेशन है। उसके बाद हम डायग्नोसिस या डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है उसको मेंशन करते हैं और फिर हम आगे थोड़ा सा प्लान देते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस डाटा हम ये प्लान करते हैं, पेशेंट की ये कंडीशन है और उसको इन इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और ये हमारा प्लान है। फिर उस प्लान को हम जो है वो सीनियर्स के प्लान के साथ कंपेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो आपको एंड में लिंक मिल जाएगा इसके। और उसके बाद जो फिज़िकल वर्क है उसमें आप साइन स्टैम्प विद डेट करते हैं और अगर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ आपने अपना लॉगिन या अपना नाम देना होता है। इसी तरह अगर आपने कोई प्रोसीजर करना है किसी पेशेंट का तो उससे पहले आपने थोड़ा सा मेंशन करना है कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने लगे हैं, उसकी इंडिकेशन बतानी है। फिर थोड़ा सा प्रोसीजर को डिफ़ाइन करना है कि आप जो प्रोसीजर करेंगे उसकी डिटेल्स क्या हैं और फिर आपने एंड में ये बताना है कि प्रोसीजर के बाद पेशेंट को मॉनिटरिंग की ज़रूरत है या कोई ख़ास एडवाइस है पेशेंट के लिए या नहीं है। लेट्स सपोज अगर आपने पेशेंट की एलपी करनी है या लंबर पंक्चर, तो उसके बाद आपने मॉनिटरिंग का भी एडवाइस करना होता है कि इसके वाइटल जो हैं उनको मॉनिटर किया जाए कुछ देर के लिए और पेशेंट को जो है वो विदाउट पिलो बिल्कुल सीधा लिटा दिया जाए और वो कोई करवट ना ले, कोई मूवमेंट ना करे, मोबिलाइज ना हो आउट ऑफ बेड वगैरह वगैरह, राइट। तो इस तरह की जो एडवाइस है या मॉनिटरिंग है वो आपने जो है वो ज़रूर डॉक्यूमेंट करनी है, ऑफ कोर्स विद साइन एंड स्टैम्प, और उस दिन की डेट भी आप लिखेंगे साथ, राइट। और इसमें साथ ही आप जो है वो पेशेंट से या उसका जो करीबी अटेंडेंट है उससे भी साइन लेंगे कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब की थी और उसके बाद फिर आपने एग्रीमेंट दिया था कि ठीक है जी ये प्रोसीजर आप कर लें। और उसमें आप ये डॉक्यूमेंट करेंगे कि जी मैंने आपको इसकी इंडिकेशन भी बताई थी और इससे रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में मैंने ज़िक्र किया था।
और फिर मैंने प्रोसीजर बताया था कि आपके मरीज़ के साथ या आपके साथ जो है वो इस तरह से किया जाएगा, और उसके एंड में जो है वो इस तरह की मॉनिटरिंग होगी। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करने के बाद आपने पेशेंट से या उसके जो अटेंडेंट है, डीलिंग अटेंडेंट, उसके भी साइन लेने हैं ताकि ये रिकॉर्ड जो है वो सेफ़ हो जाए। इसी तरह अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं अपने पेशेंट के बारे में, जिसको हम आम अल्फाज में कॉल टू अदर डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो उसमें भी आपने पेशेंट की आइडेंटिटी यानी कि एमआर नंबर और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, और अगर आप डायग्नोसिस बना चुके हैं तो फाइनल डायग्नोसिस, और अगर नहीं बना तो वर्किंग डायग्नोसिस, और इसी तरह आपने रीज़न फॉर कॉल लिखनी है। और रीज़न फॉर कॉल में आई सजेस्ट कि आप किसी सीनियर का ओपिनियन ज़रूर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द कॉल्स जो दूसरे डिपार्टमेंट में रिसीव होती हैं उनमें स्पेसिफिक रीज़न नहीं लिखी होती कि ये कॉल आप स्पेसिफिकली क्यों करवाना चाह रहे हैं। उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है सारी, कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट हुआ था, कब प्रेजेंट हुआ था, उसका एमआर नंबर और सारा कुछ होता है, लेकिन वो रीज़न फॉर कॉल लिखना भूल जाते हैं। और फिर जो अगला अटेंड करने वाला डॉक्टर है उसको पेशेंट की जो डाटा है वो ज़ीरो से दोबारा गेन करना पड़ता है, और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आप इसमें स्पेसिफिक रीज़न फॉर कॉल लिख देंगे तो अगले डॉक्टर के लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आप इस मसले का हल चाहते हैं, तो वो स्पेसिफिकली उस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन बता देगा आपको, और पेशेंट का काम जो है वो ज़रा जल्दी हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, लाइक हिस्टोपैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, आपने कहीं से बायोप्सी का सैंपल लेके भेजा है, या अगर आप कोई ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर या किसी भी फ्लूइड का कल्चर, जैसे प्लूरल फ्लूइड है या असाइटिक फ्लूइड है या सीएसएफ है, उसमें आप कल्चर सेंसिटिविटी करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी ज़रूरी है कि आप पेशेंट का जो है वो ये वाला सारा बेसिक डाटा, एमआर नंबर, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, आपका डायग्नोसिस या वर्किंग डायग्नोसिस, और ये भी बताना है कि पेशेंट जो है वो ऑलरेडी कोई एंटीबायोटिक ले रहा है या नहीं ले रहा है, राइट। क्योंकि कल्चर सेंसिटिविटी इस पर डिपेंड करती है, और अगर करने वाले को पता होगा कि पेशेंट जो है वो ये वाली एंटीबायोटिक ले रहा है तो वो उसके हिसाब से आगे चलेगा, राइट। इसी तरह अगर आप कोई इमेजिंग करवाना चाहते हैं, लाइक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, तो उसमें भी पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, और आपका जो वर्किंग डायग्नोसिस है या फाइनल डायग्नोसिस है, या जो आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को लगता है कि ये होगा, तो वो मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि इमेजिंग जो है ये भी डिपेंड करती है क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट पे, राइट। विदाउट हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और ये सारा डाटा, एक ही फाइंडिंग को जो है वो आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी और फाइंडिंग के अंदर, राइट। तो इन फाइंडिंग को एक्यूरेट होने के लिए हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के साथ लिंक होना ज़रूरी है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो रेडियोलॉजिस्ट है उसको पता नहीं है और जब आप बताएंगे तो उसको क्लू मिल जाएगा। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी में प्रिवेल करता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। एक्चुअली जो फाइंडिंग्स आपको रेडियोलॉजी पे मिलती हैं उनको क्लिनिकली कोरिलेट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप किसी ख़ास कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते, राइट। इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन की एक फॉर्म ये भी होती है कि अगर आपका कोई इंडोर पेशेंट जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है तो उसके भी आप नोट्स जो है वो अलग से मेंशन कर दें, और उसको आप हेडिंग ये दे दें कि ये क्रिटिकल पेशेंट नोट्स हैं, राइट। उसमें बेसिकली आपने जो बेसिक डाटा है पेशेंट का, जिसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स थी और एग्जामिनेशन था और डायग्नोसिस या वर्किंग डायग्नोसिस था, उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने ये देनी है कि उस वक्त जो कंडीशन है पेशेंट की वो मेंशन करनी है कि पेशेंट इस वक्त किस कंडीशन में है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, स्टूपरस है, कमांड्स को फॉलो कर सकता है या नहीं कर सकता है, और उसका जीसीएस क्या है, राइट। दिस इज़ ग्लास्को कोमा स्केल। और साथ ही आपने वाइटल्स मेंशन करने हैं कि इस वक्त पेशेंट के वाइटल्स क्या हैं, और जो आपका वर्किंग डायग्नोसिस है वो आपने मेंशन करना है, और साथ ही आपने प्लान मेंशन करना है कि इस डाटा की बेस पे आपका जो प्लान है वो क्या है, और साथ ही आपने जो है वो काउंसलिंग ऑफ द फैमिली करनी है और उसको डॉक्यूमेंट करना है कि मैंने ये सारी कंडीशन जो है वो फैमिली को बता दी थी, और हमने ये भी बताया था कि ये हमारा प्लान है। और इस सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही आप जो है वो अपना साइन एंड स्टैम्प करेंगे विद डेट, और जिसको आप बता रहे हैं उसका भी साइन, नेम एंड रिलेशन विद पेशेंट वहाँ पे मेंशन करेंगे कि मैंने फ़लाँ बंदे को ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी और ये उसका सबूत है, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत क्या है। तो इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब खुदा न खास्ता आपका पेशेंट एक्सपायर हो जाए और उनकी फैमिली जो है वो ट्रीटिंग डॉक्टर पे सू कर दें या केस कर दें, राइट। और इसकी वजह यूजुअली ये होती है
कि फ़ैमिली जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती कि डॉक्टर्स ने हमारे पेशेंट को जो है वो ठीक से नहीं देखा था और इस वजह से हमारा पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो गया। बेशक आपने एक टांग पे खड़े होकर सारी रात गुजारी हो और पेशेंट का ख्याल रखा हो, लेकिन फिर भी उसके नतीजे में बाज़ औक़ात आपको इस तरह की रियलिटी जो है वो फ़ेस करना पड़ती है। तो वहाँ पे फिर ये सारी डॉक्यूमेंटेशन काम आती है, क्योंकि उस वक़्त काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है, आपको पेशेंट भी याद नहीं होता कि कौन सा पेशेंट था और उसको क्या हुआ था। तो वो फिर सारी डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको सेव कर सकती है। उसमें सारी चीज़ें जब मेंशन होंगी कि पेशेंट की ये कंडीशन थी, उस वक़्त ये इसका जीसीएस था, ये वाइटल थे, ये हमारा वर्किंग डायग्नोसिस था और ये हमारा प्लान था, और हमने फैमिली को काउंसल भी किया था कि ये हमारा प्लान है। लेट्स सपोज़ पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत थी या कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव मेडिसिन थी जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आप चाहते थे कि पेशेंट को लगे और उसे पेशेंट को फ़ायदा हो सकता था, तो वो सारी चीज़ें जब मेंशन होंगी तो वो आपको सेव कर सकती हैं। क्योंकि ये मामला जो हैं वो बाज़ औक़ात कोर्ट में भी चले जाते हैं और वहाँ पे फिर डॉक्टर्स को काफ़ी परेशानी होती है। तो उस वक़्त उस परेशानी से बचने का तरीका यही है कि आप अपनी डेली रूटीन ही ऐसी बना लें कि जिसमें आप जो भी काम करें उसको आप डॉक्यूमेंट करें विद साइन एंड स्टैम्प एंड डेट। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी एक सेफ्टी बनती चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिकली पेशेंट को डील ना करें और आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही करते रहें, बल्कि आपने दोनों काम करने हैं। प्रैक्टिकली भी पेशेंट को ट्रीट करना है, आपके साथ जो भी सीनियर्स ऑन कॉल हैं आप उनको ऑन बोर्ड रखें और वो भी आप डॉक्यूमेंट करें कि इस पेशेंट की कंडीशन के बारे में फ़लाँ सीनियर से मेरी बात हुई थी, और वो भी जब आप मेंशन कर देंगे तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, राइट। इस तरह के मसाइल आपको टीचिंग हॉस्पिटल में शायद कम मिलें, लेकिन जो आपकी पेरीफ्री है जिसमें बेसिक हेल्थ यूनिट है, THQs हैं, DHQs हैं, उन सेटअप्स में आपको इस तरह के लीगल इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा डील करने पड़ते हैं। और उससे बचने का तरीका यही है कि आप जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी नीयत को ठीक रखें, तो इंशाल्लाह जो है वो आप सेफ़ रहेंगे और आपको कोई नुकसान नहीं कर सकेगा और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि ये कलम की ताकत है, राइट। कलम की ताकत का ये मतलब है कि आपने जो भी काम किया वो आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया, तो वो टाइम आने पर आपकी सेफ्टी के लिए खुद ही बोलेगा, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।